हेडिंग लिखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखो 3D पढ़ने से पहले आपको 2D का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, थोड़ा नहीं पूरा। 2D का पूरा नॉलेज होगा तो 3D समझ में आएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं इन द सेंस कि आपको सिर्फ 2D में जैसे आप पढ़ते हो ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्लेन में हम कैसे लिखते हैं। थोड़ा बहुत तो तुमने एरिया के दौरान तो ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया है सब कुछ मेरे से, कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप ऐसे ऐसे चलते हो तो यहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे ऐसे चलते हो तो यहाँ पहुँच जाते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट अगर है तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इस तरीके की छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, वहाँ पे सारा काम प्लेन में होता है। जैसे ये एक बोर्ड एक प्लेन है, इसी पे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हो। लेकिन जैसे ही आप 3D में जाओगे तो 3D में आपका स्पेस में काम होता है। किसमें? जैसे वेक्टर में थोड़ा बहुत हमने टच लिया है इस चीज़ का, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, है ना। तो देखो 3D ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, लिखेंगे हेडिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में समझना, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे कितनी एक्सिस है? 3 एक्सिस है। अच्छा, उसके पहले मैं आपको ये बताऊँ कि 3 डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब डायरेक्शन, डायमेंशनल का मतलब डायरेक्शन। जैसे आप हम लोग करते थे ना वेक्टर में, वो अगर आपका ओरिजिन है तो उससे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो 3 डायरेक्शन होती हैं आपके पास। मतलब इसके 3D स्पेस में अगर बात करें तो वैसे तो डायरेक्शन तो वैसे दिशाएं तो 10 होती हैं, बट हम लोग अगर हमारे मैथ की बात करें 3D के अंदर तो हमारे पास ओरिजिन से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 ही एक्सिस हम लेके चलेंगे। तो 3D का मतलब 3 आपके पास एक्सिस रहेंगी। इसमें कितनी एक्सिस रहेंगी? 3 एक्सिस रहेंगी, 3 एक्सिसेस। सही है। कौन कौन सी? एक्स कमा वाई कमा जेड एक्सिस। ठीक है क्या? और ये सब कहाँ होंगी? ये स्पेस में होंगी। कहाँ पे होंगी? स्पेस में होंगी। ठीक है। अच्छा, मैं 3D स्ट्रक्चर की बात करूँ, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है हमारे पास जो हमारी रियल लाइफ में जो होते हैं, उसमें 3D स्ट्रक्चर कौन कौन से हमारे पास? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, पैरेललोपाइड, टेट्राहेड्रॉन और हाँ वही टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं उसको। और इसके अलावा क्या? कॉन। अच्छा, लेकिन हम लोग सिलेंडर और कॉन हमारे सिलेबस में यहाँ पे नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर रेयरली कभी होता है, मैं सब शायद हट गया है ना, जेई मेंस में तो हट ही गया है, बट फिर भी हम उसको पढ़ेंगे लास्ट में। स्फेयर हो गया और पैरेललोपाइड हो गया और टेट्राहेड्रॉन हो गया। ये 4 ऐसे हमारे पास हैं। स्फेयर को अगर हटा दें तो 4 ऐसे हमारे पास फिगर है जो हमें पढ़ने हैं इसमें। ठीक है ना। पैरेललोपाइड तो हम पढ़ के आए भी हैं। पैरेललोपाइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग? बॉक्स एबीसी से, है ना। वही तो चीज़ें हैं जो तुम रिवाइज नहीं करते। बॉक्स एबीसी से हम क्या निकालते हैं? बॉक्स एबीसी का मतलब, बॉक्स एबीसी का मतलब हाँ, इंटू ने क्रॉस, है ना। ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉन एज बॉक्स। उसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, उसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं कुछ बुक्स वाले। तो ध्यान रखना, जैसे आपको किसी ने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दे दिया, बोला कि फाइंड द बॉक्स प्रोडक्ट, तो घबराना नहीं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही निकालना है उसका। यानी कि बॉक्स मतलब डिटर्मिनेंट में लेकर के सॉल्व करना है। आए समझ में? छोटी छोटी बातें इसका ध्यान रखना। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में वापस आगे बढ़ूँ तो 3 एक्सिस हम बनाएंगे इसमें। ये आपका पहला एक्सिस, है ना, ये दूसरा एक्सिस, इसको एक्स, इसको वाई नाम दे दिया। अब तीसरा एक्सिस जो होगा वो किधर होगा? बाहर होगा। लेकिन बाहर तो अब बोर्ड पे मैं बना नहीं पाऊंगा, तो मैं उसको इंक्लाइन बना रहा हूँ। बना दूँ इंक्लाइन। ये इधर की तरफ मैंने जेड एक्सिस बना दिया। कोई दिक्कत? आपको वहाँ से थोड़ा सा दूर बैठे होते आपको 3D फील हो रहा होगा कि हाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये बाहर की तरफ निकल रहा है जेड एक्सिस। ठीक है ना। ये तीनों एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। इसका नाम क्या है? इसको ओरिजिन ही कहेंगे। ये बिल्कुल नहीं बदलेगा, ये ओरिजिन ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0,0,0, 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपके पास रहेंगे। ठीक है।
एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात, इनको पहले मैं दिखा देता हूँ तीनों एक्सिस को, ठीक है ना। तीनों एक्सिस को मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये बाहर की तरफ निकली हुई जेड एक्सिस, कोई दिक्कत है ना। ये जितनी एक्स एक्सिस इधर है ना उतनी इधर भी है पीछे की तरफ, आ रहा है समझ में। जितनी वाई एक्सिस ऊपर है उतनी नीचे भी है, और जितनी जेड एक्सिस आगे उतनी पीछे की तरफ भी है। क्लियर है क्या? अच्छा एक और चीज़ सुनना, ये आपका स्पेस था पूरा, इस स्पेस में आपने एक्सिस बना ली, तो देखो आपके पास छोटे छोटे प्लेन कट रहे हैं। प्लेन कैसे कट रहे हैं? देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से एक प्लेन ये बन रहा है, दिख रहा है। वाई एक्सिस जेड एक्सिस से एक प्लेन ये वाला बन रहा है, एक ये वाला प्लेन बन रहा है। सिमिलरली अगर ये वाली जो लाइन है ना, अगर इधर की तरफ बनेगी तो एक प्लेन ये बनेगा नीचे, एक प्लेन ये वाला बनेगा, एक प्लेन पीछे ये वाला बनेगा, ये वाला एक इधर वाला बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे टोटल आपके पास कितने प्लेन बनेंगे पता है? गिन लो वापस आराम से। 8 कितने प्लेन बनेंगे? 8 प्लेन बनेंगे। नहीं आया समझ में? 8 प्लेन बनेंगे ऐसे हमारे पास। कितने? 8 ही प्लेन बनेंगे। गिने कैसे गिने बता, 8 प्लेन कैसे बनेंगे? सर पहले 2 लाइन ले रहे हो आपने, सिर्फ इतनी, 1 2 3 4, फिर एक ऊपर की खींच ले, तो ये 4 बनेंगे। इधर से देखेंगे तो वही 4, इधर से भी वही 4। अच्छा ठीक है चलो। तो अब देखो मैं ये यहाँ पे जेड एक्सिस नाम दे देते हैं, ठीक है ना। दिस इज जेड एक्सिस। मैं प्लेन गिना के बता रहा हूँ, देखो 1 मिनट रुकना। जैसे एक्स एक्सिस जितनी उधर है उतनी इधर भी होगी, बोलो सही है ना। इसको मैं एक्स डैश नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ? वाई एक्सिस नीचे भी बनेगी, इसको वाई डैश नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? वाई डैश। और जेड थोड़ी सी पीछे भी बनेगी, इसको हमने जेड डैश नाम दे दिया। अब देखो प्लेन के नाम गिना रहा हूँ मैं, टोटल प्लेन कितने बनेंगे? प्लेन्स देखो इनिशियली कितने प्लेन थे? ये डैश 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 वाली लाइन, ये कैसी लाइन बनाई है? बोलते भी नहीं हो तुम लोग की थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी जा रही है, ठीक है। ये वाई डैश। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं डैश वाली लाइन को पहले हटा दूं, जैसे पहले जैसा बना था उससे लेकर के कितने प्लेन बन रहे हैं? एक तो आपके पास एक्स वाई प्लेन बन रहा है, एक्स वाई प्लेन बोलो, फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स। बन गए थे कि तीन बन गए थे ना, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्लेन आपके पास बन रहा है एक्स जेड डैश, फिर क्या बन रहा है? जेड डैश वाई। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो। फिर एक्स डैश वाई, देखो देखते चलो, फिर एक्स डैश जेड, बोलो बन रहा है ना। फिर जेड वाई डैश एंड द लास्ट वन इज वाई डैश एक्स। सोचो ये एक्स एक्सिस आपकी, सही ना। कितने प्लेन बन गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्चुअली 9 बन रहे। कोई डबल लिख दिया क्या हमने? वाई डैश एक्स कहीं डबल लिख दिया हमने? नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। वापस से देखो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जेड एक्स हो गया, फिर एक्स जेड डैश हो गया। कौन सा? एक्स डैश जेड, लास्ट वाला पहली लाइन में एक्स डैश जेड। हां, और यहाँ पे एक्स जेड डैश लिखा है। आता अलग अलग है दोनों। ये एक ही वाला एक्स डैश जेड है ना, एक एक्स जेड डैश है, मतलब एक्स हो जेड जाएगा तो वही बन रहा है ना, वही बन रहा है ना प्लेन। तो एक्स वाई ने या वाई एक्स ले, देख लो वापस से आराम से सोच लो तुम लोग। प्लेन तो वही बन रहा है। प्लेन वही बन रहा है क्या? यस। देख लो वापस से सोच लो आराम से। एक सेकेंड, बात नहीं प्लीज, बात नहीं। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, अरे 1 मिनट शांत रहो, 1 मिनट शांत रहो। इसमें देखो ना, ये डायग्राम में फील करना है तुमको, ये डायग्राम से ही देखना है तुमको। अब अरे तुम लिखने पे मत जाओ, उस डायग्राम में देखो कौन कौन से प्लेन आपको बनने हैं। देखो एक्स वाई प्लेन, एक मिनट, यहाँ पे आप इमेजिन करो ना, यहाँ पे आप इमेजिन करो कि ये आपका ओरिजिन था वो वाला कोना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कितने प्लेन बनेंगे? अब देखो जितना उधर भी तो जाएगा ना वो वाला, वो समझ जाना, इमेजिन करना। आपका एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, फिर वाई जेड प्लेन वो वाला सामने वाला, वो काला पर्दा लगा हुआ वाला, फिर एक्स जेड प्लेन नीचे वाला जमीन वाला। हो गए 3, हो गए ना 3। उसके बाद अब सुनना, अगर मैं जेड एक्सिस को पीछे बढ़ाया मैंने, तो जितना इधर प्लेन जमीन पे नीचे बनना उतना उधर भी बनेगा, तो 4 हो गया है ना, वो फिजिक्स लेवल है 4। फिर जैसे ही ये लाइन आगे जाएगी तो वाई एक्सिस के साथ वो वाला प्लेन भी उधर बनेगा ना उस तरफ, 5, ठीक है। एक्स एक्सिस को उधर बढ़ा दो उस तरफ अगर बढ़ाओगे तो एक प्लेन आपका किधर बनेगा? एक्स जेड वाला प्लेन बनेगा उधर, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। कितने हो गए? डैश जेड वाला नहीं बना? क्या? एक्स डैश, वही तो बोला मैंने, एक्स डैश और जेड,
एक्स डैश और जेड, ठीक है, कितने हो गए 5 हो गए ना। अच्छा इसके अलावा देखो वाई एक्सिस जब नीचे जाएगी तो जैसे ही नीचे आएगी तो आपका एक प्लेन देखो एक्स वाई तो हो ही गया है, उसको डबल नहीं गिनना है, ठीक है। जैसे ही नीचे जाएगी जेड वाई डैश, ठीक है। और एक और लास्ट नहीं दो और हाँ एक्स डैश और वाई, कितने हो गए 7 हो गए। एक प्लेन और सोचो, ये वाला कौन सा वाला एक्स वाई डैश वाला प्लेन, नीचे इस तरफ वाला नीचे जाएगा तो इस तरफ। टोटल कितने प्लेन कट रहे हैं 8 प्लेन कट रहे हैं ना, सही है क्या। तो टोटल हमारे पास इतने प्लेन कटेंगे। हालांकि आप इतना परेशान ना हो, हमारा 3 प्लेन में ही काम हो जाएगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में ही काम हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन इन्हीं से बन जाएंगे, नहीं आया समझ में, ठीक है ना। अब चलो इसके बाद हम बात करें अगर प्लेन के बाद पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, किसकी कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, तो सुनना ध्यान से। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, कहां पर स्पेस, पहले स्पेस में बात करेंगे फिर हम प्लेन में भी बात करेंगे, ठीक है। या ठीक है, इसके साथ साथ पैरेलली करते जाएंगे और फिर लिख लेंगे लास्ट में, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, वो आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से आप एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस चले, कितनी डिस्टेंस चले। मैं वापस से एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, छोटा सा डायग्राम, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है यहाँ पे, है ना। अब देखो ओरिजिन से अगर मैं एक्स डिस्टेंस इधर चला एक्स एक्सिस पर तो यहाँ पहुँचा, है ना, ये एक्स डिस्टेंस मान ली मैंने। तो आप कहाँ खड़े हो अभी, एक्स एक्सिस पर ही खड़े हो अभी, नहीं आया समझ में, है ना। आप वहाँ से चले, ये सपोज ये पोडियम तक चले, यहाँ तक आ गए, ये यहीं खड़े हो आप एक्स एक्सिस पे। फिर यहाँ से आप क्या कर रहे हो, वो जो सामने वाई एक्सिस है ना उसके पैरेलल ऐसे चल रहे हो, तो आप इस प्लेन में घूम रहे हो। कौन सा प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में घूम रहे हो। तो अब मैं ऐसे घूम रहा हूँ, यहाँ तक चला मैं, वाई एक्सिस के पैरेलल वाई डिस्टेंस चला, कितनी डिस्टेंस चला, वाई डिस्टेंस चला। तो ये वाला पॉइंट आ गया, सही है क्या, है ना। अभी आप कहाँ खड़े हो, एक्स वाई प्लेन में खड़े हो। अब मैं यहाँ जस्ट सपोज ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो जेड एक्सिस है ना उस जेड एक्सिस के पैरेलल चल रहा हूँ। तो सपोज वो पंखे का गोल गोल वाला पॉइंट है ना, वहाँ चला गया। और यही पॉइंट कौन है, यही पॉइंट आपका पी पॉइंट है, याद करो, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, सही है। तो जैसे आप ऐसे चले फिर ऐसे चले, फिर आप ये जेड एक्सिस के पैरेलल ऐसे चलोगे। जब ऐसे चलोगे तो सपोज यहाँ आपने जेड डिस्टेंस चली, तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है स्पेस के अंदर, कोई दिक्कत। अगर स्पेस में कोई भी पॉइंट होगा तो आप समझ जाना कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग चली हुई डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस के अलोंग और ये जेड एक्सिस के अलोंग। नहीं आया समझ में, ठीक है, आया समझ में, इसको लिखो। ये लिखा नीचे वाला, ये आपको फील हो रहा है यहाँ पे, ये इस तरीके से बाहर निकल रहा है ना, ये पॉइंट बाहर निकल रहा है। इसको डायग्राम को आप चाहो तो थोड़ा जूम कर लेना अपनी कॉपी में, बड़ा कर लेना, ठीक है। लेकिन उसके पहले इधर देखो, प्लेन गिनो वापस से एक बार। देखो मैंने कितने प्लेन लिखे हैं, 12 प्लेन लिखे हैं, गिन लो आराम से एक बार। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स जेड डैश वाई एक्स डैश जेड, एक्स वाई डैश एक्स, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एक्स डैश। कितने प्लेन है ये, टोटल 12 प्लेन है। तो देखो सुनना, अब जो 8 जो हमारे बन रहे थे ना इनिशियली, वो क्या बन रहे थे, इंक डाली थी क्या इसमें, वो ऑक्टेंट बन रहे, क्या बन रहे, ऑक्टेंट्स, ठीक है। ऑक्टेंट्स कितने बन रहे हैं, वो नाम से पता चल रहा है, ऑक्टा मतलब 8 आपके पास खांचे बनेंगे। कैसे खांचे बनेंगे देखो, अब मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ वापस से। ये आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस है, समझना वापस से, अगर समझ में नहीं आया पहले तो कैसे किया था मैंने इसको, कुछ इस तरीके से था ना, ऐसे, ठीक है क्या। अभी भी थोड़ा सा हिल रहा है ये। अब देखो ऑक्टेंट गिनना, ऑक्टेंट बोले तो खांचे मतलब देखो ये पहला खांचा है आपका। आपको पता है ये पहला जो ऑक्टेंट बन रहा है ना, इसमें 2 प्लेन का इस्तेमाल हो रहा है, 1 2 3 प्लेन का इस्तेमाल होकर आपका एक ऑक्टेंट बन रहा है। ये वाला हवा में ही है, ये एक इस साइड है ना, ऊपर साइड अपर साइड, नीचे साइड 2, फिर इधर ऊपर 3, नीचे साइड 4, फिर ऐसे ऊपर 5, नीचे 6, ऊपर 7 और नीचे 8। तो 8 आपके पास ऑक्टेंट बनेंगे। इसके नाम नहीं पूछेगा, सिर्फ नंबर ऑफ ऑक्टेंट पूछ लेगा कि कितने नंबर ऑफ ऑक्टेंट स्पेस में बनते हैं, किसकी हेल्प से, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से ही सब कुछ काम चल रहा है अपना, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। अच्छा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब देखो ये तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्पेस में हो गए। अब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम सारी एक्सिसेस में और सारे प्लेन में भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगला टाइटल हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इन प्लेन एंड एक्सिस। इसको प्लॉट करने का बोले
तो वो तो ग्राफ पक्का नहीं होगा। नहीं हो पाया ना, ऐसे प्लॉट करना पड़ेगा ना, इंक्लाइन जाना पड़ेगा। ठीक है, तुमने ये बात 2D पढ़ते वक्त सीखी होगी ना कि 3D स्ट्रक्चर को बोर्ड पे नहीं बना सकते हम। ठीक है, फिर भी कोशिश हम कर सकते हैं। अब सुनना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इन स्पेस हो गया। आप लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इन एक्सिस एंड प्लेन। ठीक है क्या? अब मेरे साथ साथ रहना, बहुत आसानी से समझ में आएगा सब कुछ। देखो वापस से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अगेन मैंने डायग्राम बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड लास्ट वन इज जेड। सुनना ध्यान से, ये कौन है? ओरिजिन है 0 0 0। ठीक है, यहाँ से आप x डिस्टेंस चले तो सपोज आप इस a पॉइंट पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? a पॉइंट पर। तो इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, 0, 0। नया समझ में, x 0 0। ठीक है, तो अगर बाय द वे आपका P पॉइंट जो है ना स्पेस वाला, वो P पॉइंट इनिशियली अगर आप x एक्सिस पर उसको लोगे, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x 0 0। सही है क्या? खाली x डिस्टेंस चल रहे हैं, y तो y और z में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर है? सिमिलरली अगर यही पॉइंट आपका y एक्सिस में आ गया इधर कहीं पे, इसको यहाँ पे b नाम दे रहा हूँ, तो पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? 0, y, 0, जिसके अंदर ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये y हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से z डिस्टेंस पर, स्मॉल z है ना, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, ठीक है, ये स्मॉल z डिस्टेंस पर चलूंगा तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0, z। तो अगर आपका p पॉइंट, इफ पॉइंट p x, y, z इज इन नंबर 1, नंबर a पॉइंट x एक्सिस, अगर वो x एक्सिस के अंदर हुआ या x एक्सिस पर हुआ ऑन x एक्सिस, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, 0, 0। वेरी गुड, x, 0, 0। वही बात हम लिख रहे हैं थ्योरेटिकली। b पॉइंट, अगर वही पॉइंट y एक्सिस पर हुआ तो क्या हो जाएगा? 0, y, 0। और अगर वही पॉइंट z एक्सिस पर हुआ 0, 0, z। अब ये तो हो गई एक्सिस की बात। अब सुनना, अगर वही पॉइंट हम प्लेन में लेंगे तो प्लेन में कैसे लेंगे? सुनना, आ गया होगा समझ में अब तक कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। जैसे प्लेन में हम लोग जाके आए थे ना, अभी हम लोग P पॉइंट को जब लिख रहे थे, देखो इसी में, यहीं पे मैं D ले रहा हूँ, D। अगर आपका पॉइंट XY प्लेन में हुआ, कहाँ हुआ? XY प्लेन में, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, y, 0। सोचो कैसे? देखो आप x एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस चले, फिर आपको इस प्लेन में जाना है, तो आप y एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस चलोगे ना, कितनी? जितनी इधर है उतनी इधर। सही है क्या? तो आपका ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, L नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ? L नाम दे दिया उसको मैंने। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? x, y, 0। हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर XY प्लेन में हुआ तो x, y, 0। सिमिलरली अगर आपका पॉइंट YZ प्लेन में हुआ तो YZ प्लेन में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? बोलो, 0, y, z। एंड द लास्ट वन इज अगर ZX प्लेन में हुआ, XZ बोल दो या ZX बोल दो, एक ही बात है। सही है? ठीक है, तो P पॉइंट की कितनी पोजीशन पढ़ ली हमने? 7 पोजीशन पढ़ ली है ना, 3 एक्सिस पर और 3 प्लेन पर और 1 स्पेस में। अगर बाय द वे आपका पॉइंट P, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका पॉइंट P x' y प्लेन के अंदर हुआ, x', y प्लेन में, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -x, y, 0। आया क्या समझ में? समझ में आ रहा है? x' का मतलब x नेगेटिव, y तो सिंपल ही रहेगा, है ना। ये आपका XY कैपिटल Y है, कोई दिक्कत इसमें? बाकी समझ जाओगे आप, है ना। कॉपी में बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं बढ़ाएंगे हम लोग, सिंपल चीज़ें लिखेंगे। अब एक मिनट सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। आप ओरिजिन से एक डिस्टेंस चले तो x एक्सिस पे आ गए, फिर यहाँ से y डिस्टेंस चले तो प्लेन में आ गए और कोऑर्डिनेट x, y, 0। फिर अगर आप z एक्सिस के पैरेलल बाहर की तरफ चलोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या बन जाएगा? x, y, z। P पॉइंट बन जाएगा। अब सुनना, आपको एक P पॉइंट सामने वाला देगा, जैसे P पॉइंट कुछ भी दे दिया 1, 2, 3, ठीक है। वो बोलेगा कि इस पर्टिकुलर P पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन XY प्लेन बताओ। तो यानी आप जैसे यहाँ से आगे बढ़े थे, यहाँ आ गए, अब आपको वापस नीचे जाना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर जब आप बाहर निकले थे तो वापस परपेंडिकुलरली नीचे जाना है और इसका फुट बताना है। फुट मतलब इसका निचला, उसको पेडल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुट पॉइंट या पेडल पॉइंट। तो वापस यानी आपसे वो ये पूछ रहा है, समझ में आ रहा है? तो जैसे अगर ये वाला पॉइंट आपका 1, 2, 3 था तो ये इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर 1, 2, 0 हो जाएगा। सही है क्या? समझ में आ रहा है? डिपेंड करेगा कौन से प्लेन में पूछ रहा है।
आ रहा है समझ में? अगर ये एक्स वाई प्लेन में पूछा तो इतना, अगर उसने वाई जेड प्लेन में पूछ लिया इसी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये वाले प्लेन में, ये पॉइंट से ऐसे, ये क्या हो जाएगा वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में 0,2, सिंपल है क्या नहीं है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ, अगला पॉइंट लिखूँ, एच के बाद आई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको पेडल पॉइंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेडल पॉइंट। साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल के पेडल मारे, पेडल मतलब जो पैर वाला हिस्सा होता है वो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड इन, इसके अंदर भी पहला, इसके अंदर भी क्या बोलूँ इसको मैं, ए बोल दूँ, इसके अंदर भी पहला है, कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, बोलो? एक्स कोमा वाई कोमा 0। सिमिलरली बी पॉइंट वाई जेड प्लेन 0, y, z, and the last one is zx plane या xz plane, एक ही बात है, सही है क्या? समझ में आ रही? इस पे आप आपके पूरा 11th का इंट्रोडक्टरी पार्ट पे 11th खत्म हो गया आपका, 11 का 3D खत्म हो गया, बस सेक्शन फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा दिया ना, खत्म 11th। नहीं आया समझ में? कॉपी करो, चलो इसको आगे चलते हैं, लगी चालू करो, अभी तो 11:30 ही हो रहे हैं। देखो इधर हेडिंग लिखो अगली, 12 बजे तक तो क्या डिस्टेंस फार्मूला, तेरे को ज़्यादा पता है, हेडिंग लिखो डिस्टेंस फार्मूला। आता ही है आपको, तो आता, तेरे को आता है डिस्टेंस फार्मूला बता। ये तो 2D में हो गया ना, अब 3D में देखो। देखो इधर आपके पास दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन सेगमेंट है, पहला पॉइंट है आपके पास x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है हमारे पास b x2 y2, कोमा लगा लेना ना z2, मेरी आदत नहीं इसमें कोमा लगाने की, क्योंकि x1 y1 z1 में कोमा लगा तो पता नहीं चलता 1 का लिखा कोमा का लिखा है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन आपकी कॉपी में आप लगाना ना। अब देखो ये लाइन सेगमेंट जो है ना, अगर इसमें डायरेक्शन दे दोगे तो ये वेक्टर में चला जाएगा, और वेक्टर में जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूला को मैग्नीट्यूड कहते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऐसे तो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? पहले वेक्टर बनाते हैं, x2 माइनस x1 i के, y2 माइनस y1 z के, और z2 माइनस z1 के, फिर उसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट में i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वही, तो वही बात डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ठीक है? तो डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगी, रूट ओवर, बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत इसमें? पीछे यूनिट जरूर लिख लेना, बोर्ड एग्जाम में डिस्टेंस निकालने को आई, 1 नंबर में क्वेश्चन सब्जेक्टिव हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ तो कोई इशू नहीं है, सब्जेक्टिव हुआ तो पीछे यूनिट जरूर लिख लेना, सिंपल यूनिट, स्क्वायर यूनिट तो एरिया में लगता है, ठीक है? लेकिन ये पॉइंट नंबर 1 हुआ आपका, ये कौन हुआ? पॉइंट नंबर 1। अब सुनना पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सब जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x, y, z, समझ गए? ये P पॉइंट कहाँ पर है? स्पेस में है। अरे जब भी किसी पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट अच्छे से लिखे हो ना, जिसमें 0 नहीं है, सिंपल कोई नंबर है, तो वो क्या है? स्पेस का पॉइंट है, ठीक है? ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है? तो ओरिजिन से डिस्टेंस OP कितनी हो जाएगी? रूट ओवर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? ये भी कोई भी आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा आपसे ये क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, 1 मिनट बात नहीं, पॉइंट P x, y, z, सुनना बहुत ध्यान से, इसके अंदर 3.1 ले रहा हूँ, 3.1 मतलब समझ गए? अब पंगा ही खत्म, ABCDEFGH है ना, उसमें गड़बड़ी हो रही थी ना। देखो इधर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, ये पूछेगा आपसे। वो अब क्या पूछेगा? x एक्सिस से डिस्टेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपका P पॉइंट है, ओरिजिन से आप ऐसे और ऐसे चले तब जाके P पॉइंट पे पहुंच गए। जब आप ऐसे और ऐसे चले थे तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट और वो पॉइंट डिफाइन हो चुके थे, नहीं आया समझ में? तो अगर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में x एक्सिस का पॉइंट देखूंगा तो वो x, 0,0 होगा कि नहीं होगा? और अगर मैं x, y, z की x, 0, 0 से डिस्टेंस निकालूंगा, मैं रफ में निकाल रहा हूं, देखो इधर
एक्स वाई जेड की डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग किससे, x 0 0 से निकाल दें तो अंडर रूट में x माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 0 प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। तो अगर मैं x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा हूँ p की तो आप फॉर्मूला बोलोगे डायरेक्ट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला बोलेंगे, x को भूल जाएंगे, नहीं आया समझ में, तरीका ये है, आया क्या समझ में। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसी पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या हो जाएगी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है, कैसे, वाई एक्सिस के पॉइंट से, वाई एक्सिस का पॉइंट 0, y, 0 से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं जेड एक्सिस से डिस्टेंस पूछता हूँ, बहुत अच्छे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये बताएगा, इसको ज़्यादा आ रहा है समझ में, अब ये बताएगा मेरे को कि अगर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम एक्सिस से हो गया, अगर उसने पूछा आपसे कि एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस बताओ, ये बताएगा, ये बताओ। पहली बात तो एक्स वाई प्लेन में पॉइंट क्या होगा, इसको बोलने दो ना, x, y, 0, और इस x, y, 0 की एक्स वाई जेड से डिस्टेंस बताओ। x स्क्वायर अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सिर्फ y स्क्वायर आएगा। कॉपी में लिख के बताओ, पहले तो एक्स वाई प्लेन का पॉइंट लिखो, x, y, 0, इसकी p पॉइंट x, y, z से डिस्टेंस, ये फॉर्मूला लगा के दिखाओ। अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, सही है क्या, इसका मतलब ओनली मॉड z, z भी नहीं, मॉड z। नहीं आया समझ में, आया समझ में। देखो इधर आप समझो, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपका पॉइंट है यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट x, y, z की ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे कोई, तो ये z के पैरेलल जो z डिस्टेंस चल रहे वही हुई ना, ये p पॉइंट का z कोऑर्डिनेट तो चल रहे हो यहाँ। लेकिन अगर z कोऑर्डिनेट नेगेटिव हुआ तो मोड लगा देंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं, सिंपल। अदरवाइज फिर फॉर्मूला है ही देसी धमाका, फॉर्मूला लगाओ, पहले आप पॉइंट ढूंढ लो फिर फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर मैं yz प्लेन से पूछूंगा मॉड x, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मॉड x, बहुत अच्छे। और अगर zx प्लेन से डिस्टेंस पूछी मैंने, मॉड y, यानी कि कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें यहाँ पे, आपको जो पॉइंट दे रखा है ना उसी को उठा उठा के देखना है, रखना है यहाँ पे, खत्म। अरे ये एक्स वाई जेड कौन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही तो रख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, सही है। कॉपी करो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे एक, तो प्लीज़ बात नहीं करो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A -1, 2, 5 and the B is given to us 1, -3 and 6, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। फिर सेकंड क्वेश्चन लिखना, लिखा ये, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दिस। सेकंड क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P 2, 3, 7, 2, 3, 5 लिख लो, 2, 3, 5 छोटा पॉइंट ले लो, 2, 3, 5 फ्रॉम करके डैश, फिर नीचे वाली लाइन में A पॉइंट लिखना, A पॉइंट यानी सेकंड का A पॉइंट, सेकंड के अंदर पहला क्वेश्चन, ओरिजिन B पॉइंट लिखेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना, B के अंदर भी 3 क्वेश्चन हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। फिर C पॉइंट लिखना, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स प्लेन, तीनों प्लेन सर, ठीक है, बनाओ। बताओ पहले वाले का रूट 30 आ रहा होगा, yes. देखो मैंने तो हवा में कर दिया था, हाँ सच में है, 2 रूट 15, रूट 30 सर, रूट 30, अरे 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, रूट 38 आ रही है इधर, इधर रूट 50, इधर रूट 50 आ रही है, रूट 60 आ रही है इधर। अरे ये नालायक हो, अरे मैं रूट 30 आ रहा है। वो एक केमिस्ट्री में एक वो केमिकल आता है ना जिससे कान साफ होते हैं, यहाँ होगा लैब में,
पैसे बच जाएंगे तेरे, वरना बाहर 30 रुपये लेते हैं डॉक्टर, वो जो कान में ऐसे पिचकारी मारते हैं इंजेक्शन से, और फिर वो 2-3 बार, और पहले लिक्विड से मारेंगे उससे केमिकल से, फिर बाद में 2-3 बार पानी से पिचकारी मारेंगे। तो वो ऐसे नीचे कटोरा लेके उसमें बहुत सारा मेल होता है ना, करा लेना साफ जाके। जब मैं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आया, और आदमी फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछेगा ना, पहले सेकंड थोड़ी पूछेगा। तो फर्स्ट में भी इन भाई साहब का रूट 60 आंसर आ रहा है, 2 रूट 15 बोल रहे हैं। बेटा तुम अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। दिस माइनस दिस यानी 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 - 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर 1, कितना आ रहा है ये? रूट 30 आ रहा है यूनिट। ठीक है, अब सेकंड वाले में उसने हमसे बहुत सारी बातें पूछी थी। सेकंड वाले में उसने हमसे पूछा था कि आप इसका सबसे पहले ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। तो ओरिजिन से डिस्टेंस √(x² + y² + z², यानी जो x y z आपको दे रखे ना उसी का स्क्वायर का सम कर दो, यानी कि 4 + 9 + ये √38 हो जाएगा। सही है ना? इसके बाद ओरिजिन के बाद आपसे x एक्सिस से पूछा होगा, तो x एक्सिस से डिस्टेंस का फॉर्मूला √y² + z², तो 9 + 25 कितना हो जाएगा? 34 √34। ठीक है, फिर x एक्सिस हो गया, y एक्सिस से पूछेगा तो y एक्सिस से क्या हो जाएगा? √4 + 25 यानी कि √29, एंड फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? z एक्सिस से यानी कि x² + 5² 4 + 9 √13। सही है, फिर प्लेन से पूछी होगी, xy प्लेन से, xy प्लेन से पूछा होगा तो 5 है ना, उसमें नेगेटिव कोई भी नहीं है तो मॉड बोलने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, yz प्लेन से क्या हो जाएगा? 2, वेरी गुड, और zx प्लेन से 3, बहुत अच्छे। इतनी सारी बातें वो आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन है। ठीक है, 11th का पूरा आपसे हो जाएगा इससे सॉल्व। लिखो अगली हेडिंग, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कहीं पढ़ा है हमने? सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है? इसमें ही पढ़ा है, वेक्टर में ही पढ़ा है, वेक्टर में है ना। AOD इंटीग्रेशन में कहाँ सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया हमने? पढ़ा था क्या कहीं पे? देखो इधर सेक्शन फॉर्मूला में 2 तरह की बातें हैं। पहली है इंटरनल सेक्शन। इंटरनल सेक्शन सुनना बहुत ध्यान से और समझना, दिस इज इंटरनल सेक्शन। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन सेगमेंट है। ये आपका A पॉइंट है, x1 y1 z1, एंड सपोज दिस इज पॉइंट B x2 y2 z2। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे कहीं पर भी कोई C पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट में थोड़ी देर के लिए x, y, z मान रहा हूँ। ठीक है, जब हमने वेक्टर में पढ़ा था तो वहाँ पे A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर लिया था। तो C वेक्टर, अब ये रेशियो अगर आप M रेशियो n लेते हो तो वहाँ पे क्या था? C वेक्टर इक्वल टू m इंटू बाद वाला प्लस n इंटू पहले वाला अपॉन m प्लस n। वही यहाँ पे भी होगा। तो जैसे इंटरनल सेक्शन में प्लस होगा, तो जैसे C का आपको पहला कोऑर्डिनेट निकालना है x, तो जाएगा m इंटू बाद वाला यानी m x2 प्लस n इंटू पहले वाला यानी n x1 अपॉन m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x में काम करेंगे। फिर अगर इसी का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? m y2, समझ में आ रहा है, प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली अगर z कोऑर्डिनेट निकालना है तो m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, और हमारा ये तीनों कोऑर्डिनेट निकालने के बाद जो भी पॉइंट बनेगा वो आपका क्या बनेगा? C पॉइंट बनेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये निकाल दिया बाकी निकाले नहीं, तीनों ही निकालने पड़ेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें, इसको ऐसे लिख देते हैं। बहुत सारे लोग कैसे लिख देते हैं? इसको ऐसे लिख देते हैं, x, y, z इज इक्वल टू दिस, दिस। अब समझ में आ रहा है? अब तो क्लियर है ना? नहीं तो बोलोगे सर आपने तो वैसे लिखा था, हमने वैसे लिख दिया, छोड़ दिया। ऐसे लिखोगे पूरा पॉइंट निकलेगा आपका C। सही है। अब सिमिलरली अगर ये एक्सटर्नल सेक्शन हुआ, फॉर एक्सटर्नल सेक्शन, सुनना बाद में हंस लेना, तो C x, y, z क्या हो जाएगा? C x, y, z हो जाएगा m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। अब देखो इसके बाद ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब सुनना मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में कुछ बातें हैं नोट से, वो लिखना जरूरी है। देखो इधर नोट, पहले यहाँ तक लिख लो। चलो लिखो हेडिंग,
देखो लास्ट क्लास में बेसिक इंट्रो तो हो ही गया था ना, डिस्टेंस फार्मूला हो गया था, सेक्शन फार्मूला हो गया था शायद ना, मिड पॉइंट फार्मूला भी लिख लिया था क्या? अब भाई सेक्शन फार्मूला के बाद आपको नोट्स लिखा है। अच्छा नोट लिखाने थे, तो देखें इधर लिखेंगे रिमार्क, सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड कुछ रिमार्क हैं, उसके अंदर पॉइंट नंबर 1, अच्छा आपको ये सारी बातें पता हैं क्या कि जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोग ये बात कर ही चुके हैं ना कि एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट होगा, कोई पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन में हुआ तो वो x, y, 0 होगा, याद आया कुछ? और वाई जेड प्लेन में अगर कोई पॉइंट होगा तो वो 0, y, z होगा, है ना। इसमें जो मिसिंग है ना वो यहाँ भी मिसिंग हो जाएगा, इसमें जैसे z मिसिंग है तो z 0 हो गया, और zx प्लेन या xz प्लेन में x, 0, ये पॉइंट है ना, प्लेन के पॉइंट है, ये सब पढ़ चुके हैं हम शायद। और अगर कोई पॉइंट पूरे प्लेन में है, XYZ प्लेन में, XYZ प्लेन इन द सेंस कि स्पेस में, तो वो x, y, z पूरा ही हो जाए। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जो प्लेन होता है ना प्लेन, ये हालांकि आगे जाके हम पढ़ेंगे वापस, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि प्लेन की जो इक्वेशन होती है ना कार्टेशियन फॉर्म में, वो होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d = 0, ठीक है क्या? जैसे लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c = 0, आज के दिन यहाँ पे ax प्लस by प्लस cz प्लस d = 0, तीनों एक्सिस इंक्लूड है ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये आगे आएगा वापस समझ में, d कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो रिमार्क के अंदर पॉइंट नंबर 1, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इस पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर में शायद, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 1, हम लोग सेक्शन फॉर्मूले में क्या करते हैं, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट बनाते हैं। सपोज ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन सेगमेंट है, a x1 y1 z1 एंड b पॉइंट इज x2 y2 z2, कोई दिक्कत इसमें? देखो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हो गया, इस पर अगर कोई पॉइंट हुआ c x, y, z, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने इंटरनली एक्सटर्नली सीख ही लिए। अगर वो c पॉइंट मिड पॉइंट हुआ तो भी हमने सीख लिया। अब देखो वो क्वेश्चंस कैसे घुमाएगा, वो ऐसे घुमाएगा कि लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 है ना, ये छोटा सा एक हल्का सा साइड में डायग्राम बना के ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखने का नहीं है, रिमार्क नंबर 1 लिखेंगे। अच्छा रिमार्क नंबर 1 लिख लिया क्या, हेडिंग है ना, सिर्फ ये डायग्राम बना के एक छोटी सी बात लिखेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। करें बात? यस सर। लिखें, इफ line segment joining two points, if line segment joining two points a ब्रैकेट में x1 y1 z1, if line segment joining two points a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 is divided by या divided by देखेंगे इधर पॉइंट नंबर 1, अब सुनना बहुत ध्यान से, पॉइंट नंबर 1 है ना, डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन, बहुत ध्यान से समझना और सुनना। अगर ये समझ में आ गया ना पहला वाला, तो बाकी के दोनों आप समझा दोगे खुद ही। अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर कोई प्लेन है, क्या है, कोई प्लेन है, जैसे प्लेन को मैं, जैसे हमारा नॉर्मली प्लेन कैसा ऐसे होता है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे नीचे ऐसे रखा हुआ है। इसी प्लेन को अगर, ये मेरा लाइन सेगमेंट है, इसी प्लेन को अगर मैं ऐसे कर दूंगा ना, इसमें ऐसे इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब ये प्लेन है आपका और लाइन सेगमेंट आर पार है आपका, मैं ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सुनना ध्यान से, सपोज ये आपका प्लेन है, ये क्या है, ये आपका प्लेन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये आपका प्लेन है, इस प्लेन का नाम आज के दिन एक्स वाई प्लेन है, सही है क्या? अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इस प्लेन पर एक पॉइंट लाई करेगा जिसका नाम x, y, 0 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो मैं इस फोटो को नीचे उतार रहा हूँ वापस, देखो ये आपका लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट हो गया, a x1 y1 z1 और ये b पॉइंट x2 y2 z2, और यहाँ पे कहीं पे xy प्लेन हो गया, ठीक है, ये आपका xy प्लेन है, दिस इज xy प्लेन। अगर ये xy प्लेन है तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ मैं, वेरिएबल पॉइंट है ये पॉइंट, जो होता है ना वेरिएबल पॉइंट होता है, कहीं भी लाई कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे बनाया, अब थोड़ी देर के बाद हो सकता है ये पॉइंट ऊपर आ जाए, अरे लाइन सेगमेंट पे ही आ जाए ना, तो ये लाइन सेगमेंट पे पॉइंट ले रहा हूँ जिसका नाम हो जाएगा x, y, 0 है ना, डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन इन द रेशियो ऑफ m रेशियो n। नहीं आया समझ में, है ना? नहीं एक और बात, m रेशियो n मत लो, है ना, λ/1 लो, पता है क्यों?
क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपसे रेशियो पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? है ना। और शायद आई थिंक हमारी इस बारे में वेक्टर के दौरान बात हुई थी क्या, कि जब भी रेशियो पूछा जाए तो λ/1 मान लो उसको। याद आया कुछ? ठीक है, तो वो बात मैं हालांकि लिखा दूंगा नीचे। एक ही बात है, k/1 λ/1 ये अननोन है, कोई भी लैम्डा अननोन है। ठीक है, तो आपको इस पूरे क्वेश्चन के दौरान लैम्डा फाइंड आउट करना रहेगा। अब आप लैम्डा कैसे फाइंड करोगे, सुनना बहुत ध्यान से, लगाना आपको सेक्शन फॉर्मूला ही है। ये m है, ये n है, ये c पॉइंट है, ये c पॉइंट है ना। अरे वो अलग बात है कि आज के दिन सी पॉइंट प्लेन में है और ये आपका 2 पॉइंट ए और बी गिवन पॉइंट है। ठीक है, ये गिवन पॉइंट है और आपको ये नहीं दिया रहेगा, आपको सिर्फ प्लेन बोल देगा वो कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है एक्स वाई प्लेन से डिवाइड होता है। तो बताओ कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, आया समझ में? तो देखो इस केस में हम क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है ना प्लेन वाले पॉइंट में, उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे इस एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट है ना उसका z कोऑर्डिनेट 0 है, तो मैं z के करस्पॉन्डिंग क्या लगाऊंगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। तो z के करस्पॉन्डिंग लगा रहा हूं, तो 0 इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 0 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बाद वाला यानी लैम्डा z2 प्लस 1 इंटू पहले वाला यानी कि 1 इंटू z1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। याद है फॉर्मूला? तो याद है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा प्लस 1 0 में चला जाएगा, तो आपके पास लैम्डा z2 प्लस z1 इज इक्वल टू 0 बचा। क्या यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हो? लैम्डा हो जाएगा माइनस का z1 अपॉन, यानी कि अगर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स को अगर आपका एक्स वाई प्लेन जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो अगर निकालना है आपको, तो आप डायरेक्टली माइनस में z1 अपॉन z2 करके निकाल सकते हैं। नहीं आया समझ में? आया समझ में? हालांकि बोर्ड एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंटेशन तो हम पूरा ऐसे ही करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन हुआ तो आप डायरेक्ट ट्रिक बन गए आपके पास कि रेशियो निकालना है ना, तो आप क्या करो, ये z कोऑर्डिनेट उठाओ, ये z कोऑर्डिनेट उठाओ, दोनों का रेशियो लो और आगे माइनस लगा दो, कोई दिक्कत। लेकिन ये वाला काम कब करेंगे, जब एक्स वाई प्लेन होगा। अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या बन रही है, एक्स वाई प्लेन में z नहीं है तो z के करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है। अगर यही प्लेन मेरा yz प्लेन होता, yz, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता, माइनस x1 बाई x2 होता कि नहीं होता। सिमिलरली अगर ये zx प्लेन होता तो फॉर्मूला क्या बनता, माइनस y1 अपॉन y2। सिंपल, आया क्या समझ में? तो मैं अब डायरेक्ट लिख दूं, जैसे ये फर्स्ट का a पॉइंट हो गया, अब फर्स्ट का मैं b पॉइंट लिख रहा हूँ। ठीक है, डस्टर दो। देखो इधर इसी में a का b पॉइंट अगर yz प्लेन डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में, λ/1 में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट माइनस x1 अपॉन x2, कोई दिक्कत। और c अगर मेरा zx प्लेन हुआ तो zx प्लेन में क्या हो जाएगा, माइनस y1 अपॉन y2, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। अब पॉइंट नंबर 2 बहुत ध्यान से सुनना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई में ये पूछा जाएगा आपसे, ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, देखो अगर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इज डिवाइडेड बाय अ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, यानी कि ये जो प्लेन है ना, ये ना आपका एक्स वाई प्लेन है, ना yz प्लेन है, ना zx प्लेन है, ये कोई भी जनरल प्लेन है, ये कोई भी जनरल प्लेन है जिसमें तीनों एक्सिस इंक्लूडेड है। नहीं आया समझ में? तब रेशियो पूछेगा आपसे, तो रेशियो कैसे निकालोगे, देन रेशियो विल बी अ प्लेन इन λ/1, देन रेशियो विल बी, इसमें भी डायरेक्ट ट्रिक है, रेशियो विल बी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस, बहुत ध्यान से सुनना, क्या किया मैंने, माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया, डिवाइड का साइन लगाया। इस प्लेन में आप पहला पॉइंट रखोगे ए वाला पॉइंट रखूंगा तो क्या बनेगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d। आया समझ में? ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है इसमें, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है, पॉइंट को उठा के तो रखना है, लेकिन ध्यान रखना पहले पहला पॉइंट, बाद में उल्टा रख दिया ना तो रेशियो उल्टा आएगा फिर। आया समझ में? अच्छा एक और बात, अगर ये सब सॉल्व करते वक्त देखो ये तो फॉर्मूले का माइनस है, अंदर वाला हो सकता है पूरा निगेटिव हो तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो अगर रेशियो पॉजिटिव आया, इफ रेशियो, ये अगला स्टार लगा के नोट लिख लेना नीचे, इफ रेशियो इज, इसको पॉइंट नंबर 3 बोल देना, इफ रेशियो इज पॉजिटिव, अगर रेशियो पॉजिटिव आया तो कौन सा सेक्शन होगा, इंटरनल सेक्शन होगा। नहीं आया समझ में? इंटरनल सेक्शन। और अगर रेशियो
कैसा हुआ, नेगेटिव, इट इम्प्लाइज एक्सटर्नल एक्सटर्नल सेक्शन। आया क्या समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। और नीचे पॉइंट नंबर 4 लिख लेना कि अगर रेशियो पूछा जाएगा तो रेशियो क्या लेट करेंगे, λ/1, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले। K/1 एक ही बात है, यहाँ पे सब जगह K लगा दोगे तो वो वाली बात आ जाएगी समझ, कोई दिक्कत। ये सेक्शन फॉर्मूला पूरा खत्म हो गया, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई दिक्कत है नहीं, कॉपी करो इसको, बात नहीं प्लीज। लिखेंगे हेडिंग, हेडिंग लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज है ना, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। इन शॉर्ट क्या बोलते हैं हम इसको, डीसीज एंड डीआरस, ठीक है। अब मेरे मुंह से डीसीज एंड डीआर ही निकलता है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको शॉर्ट में बोलता हूँ, ठीक है। डीसीज एंड डीआरस आता है हमको हालांकि ये, लेकिन वहाँ वेक्टर में सीखा था, अब हम 3D में इस चीज़ को वापस से सीखेंगे। सुनना बहुत ध्यान से। जस्ट सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बोलो ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे कि कुछ बुक्स वाले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आपके पास जो एक्सिस है उसको आप रोटेट कर दोगे तो चेंज हो जाएगा ना मामला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बहुत सारे हो सकते हैं कि सर किसी बुक में यहाँ पे एक्स, यहाँ पे जेड और यहाँ पे वाई दे रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो स्पेस में आपके पास एक पॉइंट है पी पॉइंट है, पी पॉइंट, उस पी पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया, ये मैंने पी पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया, तो ये पी पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में थोड़ी देर के लिए एक्स वाई जेड मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, समझ गए। एक्स एक्सिस ऐसे चले, फिर वाई एक्सिस पे ऐसे चले और जेड एक्सिस पे ऐसे जेड डिस्टेंस चल गए, तो ये पी पॉइंट पे पहुंच गए। अच्छा, ये पी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, गामा एंगल बनाता है, ठीक है। ये गामा एंगल बना रहा है, तो अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा बीटा एंड गामा को क्या कहेंगे हम लोग, डायरेक्शन एंगल्स। काई का रेशियो दिख रहा है तेरे को, ये एंगल है ना, ठीक है। सुनना, लेकिन डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा है और पाई माइनस अल्फा ये कुछ नई चीज़ है, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा इज ऑल्सो डायरेक्शन एंगल्स। अब समझना इस चीज़ को कि ये कैसे डायरेक्शन एंगल हुआ, सुनना बहुत ध्यान से। कैसे इसको कोई डिफाइन कर सकता है मेरे को कि पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा भी डायरेक्शन एंगल है, हाँ बताओ। सर एक्स और वाई प्लेन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और अच्छा। जो पी पॉइंट है वो एक्स से अल्फा में है, तो उसको हम लिख सकते हैं ना 90 माइनस अल्फा। 90 नहीं है बेटा, ये 180 है। और एक्स डैश लंबी कर दीजिए पीछे की तरफ, हाँ। अल्फा एंगल है तो पाई माइनस अल्फा से वाई डैश कर लेंगे तो ये इसने कुछ सही बात पकड़ी। देखो इधर, अगर मैं इस पी ओपी जो लाइन है ना, जरूरी थोड़ी पी पॉइंट ऊपर ही हो, पी पॉइंट को अगर मैंने थोड़ा सा नीचे ऐसे कर दिया, नहीं आया समझ में, तो एक्स एक्सिस से ये एंगल अगर अल्फा है, ये पूरा एंगल कितना है, पाई। अरे स्ट्रेट लाइन का एंगल पाई होता है ना, उसमें से आधा आपका कैसा अल्फा है, तो ये बचा हुआ रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। होगा कि नहीं होगा, 180 में से अल्फा माइनस कर दो, नहीं आया समझ में। मतलब ये डायरेक्शन एंगल क्या कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं पी की। हो सकता है पी इस डायरेक्शन में हो या पी अगर नीचे डायरेक्शन में हुआ तो डायरेक्शन एंगल फिर बदल जाएंगे, नहीं आया समझ में, आ रहा है क्या समझ में। अब देखो, अगर ये बदले तो सुनना बहुत ध्यान से। कहने का मतलब ये कि नीचे जो एंगल लिखे हैं ना, वो एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज लिखे हुए हैं, नहीं आया समझ में। जब इस पे कॉस लगाओगे ना आप, तो जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। अब इसमें आप कॉस लगाओ, कॉस पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो माइनस का कॉस अल्फा देगा, ये माइनस का कॉस बीटा, ये माइनस का कॉस गामा देगा, तो साइन निगेटिव हो गए कि नहीं हुए, तो डायरेक्शन बदल गई। अरे ये एक्चुअली लाइन सेगमेंट ओपी क्या है, वेक्टर ही ना, इस पर डायरेक्शन नहीं दी बस मैंने। डायरेक्शन नहीं दोगे तो 3D में है, डायरेक्शन दे दोगे तो वेक्टर में चला जाएगा, आया समझ में। इसमें कोई दिक्कत, पूछ सकते हैं एनसीईआरटी वाले, सीबीएसई वाले ये क्वेश्चन की पाई माइनस अल्फा भी एक डायरेक्शन एंगल होता है, आया समझ में। अच्छा, अगर मैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का नाम दे देता हूँ इसको मैं, अगर मैं कॉस लगा देता हूँ तो क्या बन जाएगा, डायरेक्शन। इतना धीरे आवाज क्यों आ रही है, डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस, साइन मतलब साइन, टेंजेंट मतलब टेन, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस है ना, ये यहाँ पे एरो बनाते चलना, जैसे इसके पॉइंट नंबर 1 बोल देना, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 है। डायरेक्शन कोसाइंस आर ऑल्सो
नॉन एज क्या, एल एम एन। ये लोगों ने शॉर्ट नाम दिए हैं, इसका कोई सेंस नहीं है। सेंस इन द सेंस कि ये इसका कोई प्रूफ नहीं है। अरे होता है ना, जैसे कि हाँ किसी ने ऐसे अपना खुद का नाम दे दिया कि मैंने अपना निक नेम ये दे दिया, इनका निक नेम है ये, तो अगर निक नेम का कंपैरिजन करें तो एल किसके बराबर, है ना। यहाँ गलतियाँ कर सकते हो तुम, मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है। पता चला एल को तुम कोस गामा बोल रहे हो, है ना। समझ में आ रहा है, जो पहला लिखा है वो पहला कंपेयर करेंगे, जो दूसरा लिखा है वो दूसरा। तो एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। अब मैं दूसरा जो अगला पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट, वो मैं प्रूफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, वहां पे प्रूफ दिया था मैंने। अब नहीं करूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये पूछा जाएगा आपसे। लेकिन इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये है और करके कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया ये। अब ये भी नहीं पूछेगा आपसे, अब आपसे वो पूछेगा कि बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा। तो कैसे देंगे हम लोग ऐसे देंगे, कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, तीनों निगेटिव उधर जाएंगे तो तीनों पॉजिटिव। 1 प्लस 1 प्लस 1 3, उधर से 1 ही तो बुला लो, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू, जो भी बचा है वो पूछा है हमसे आंसर, कितना हो जाएगा 2। ये भी नहीं पूछाएगा आपसे, वो आपसे पूछेगा बताओ कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा क्या होगा। अब बताओ अब कैसे निकालेंगे, एक मिनट। हाँ इसको बहुत अच्छे, ये कह रहा है कि सर कॉस टू अल्फा के जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें एक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये अल्फा के लिए, ये बीटा के लिए और ये गामा के लिए, सही है क्या। इसका मतलब मैं अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा, यानी 1 माइनस 2 माइनस 1। इसके अलावा दूसरा तरीका ये कि कॉस टू अल्फा का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, उससे भी निकाल सकते हो। ये ज़्यादा इजी है, जो उसने तुरंत क्लिक किया कि इसमें से ये माइनस करो तो तुरंत ये फॉर्मूले बन जाएंगे। तो 1 माइनस 2 करते ही माइनस 1। आपको पता है ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपने यहीं पे खड़े खड़े, नहीं आया समझ, आया समझ में, कर लोगे बाकी आगे की चीज़ें। इसको कॉपी करो पहले, इस पॉइंट नंबर 5 लिखो पॉइंट नंबर 5। DCs of any line segment are always यूनिक। पढ़ा है क्या कहीं पे ये हमने, ठीक है। किसी भी लाइन सेगमेंट के जो डीसीज होंगे ना वो हमेशा कैसे होंगे, यूनिक होंगे, जबकि डीआर जो होते हैं वो यूनिक नहीं होते, उनके इनफाइनाइटली सेट बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगली हेडिंग लिखेंगे हम लोग, पॉइंट नंबर 6 लिख लेते हैं। चलो इधर ही हेडिंग लिख लेना, डायरेक्शन रेशियोज, डीआरस पूरा लिखना, लेकिन आप लोग डायरेक्शन रेशियोज। लिखें, देखो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रखना। मैं समझ सकता हूँ इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। मैं अभी डीसीज कैसे आती है वो सिखा रहा हूँ, कैसे आती है वो सिखा रहा हूँ, डीआर कैसे आते हैं वो सिखा रहा हूँ। फिर हम कैसे निकालेंगे, हमारा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा वो बाद में समझाऊंगा मैं, नहीं यहाँ समझ। अभी मैं पूरा इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो अभी जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि डीआर क्या होता है तो आप सीधा बोलोगे वेक्टर के कोएफिशिएंट आईजे के, लेकिन ऐसा नहीं, वो तो हमारा उसको सॉल्व करने का तरीका है। डीआर क्या होते हैं एक्चुअली, डीआर लिखो हेडिंग, डीआर के बाद लिखो डैश करके लिखो, डीआरस आर थ्री नंबर्स, डीआरस आर थ्री नंबर्स which are proportional to which are proportional to which are proportional to DCs, proportional to DCs। नीचे लिखना DR are denoted by ABC, small abc, small abc, ठीक है क्या, आया समझ में। अगर आपसे कोई पूछेगा डीआर क्या होते हैं तो बोलना कि डीआर ऐसे 3 नंबर होते हैं जो डीसीज के प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर वो पूछेगा डीआर निकालते कैसे, तो अगर वेक्टर से पूछेगा तो तरीका आपको पता है कि आई जे के कोएफिशिएंट, और अगर 3D में पूछेगा तो मैं आपको सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अब सुनना, हमने क्या लिखा, डीआर आर 3 नंबर्स एबीसी विच आर प्रोपोर्शनल टू डीसीज। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी। प्रोपोर्शनल समझते हो,
रेशो इक्वल कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको ये डब्बा भी कहीं दिख सकता है ना, अरे ट्रू फॉल्स में कहीं पर भी दिख सकता है, मैं सब बोर्ड लेवल की बातें सिखाते चल रहा हूँ। अब यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी को थोड़ी देर के लिए मैं के बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, लेट किया मैंने, क्या किया, जैसे मैंने इसको के लेट किया, आपको अगली स्टेप बिल्कुल तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि एल अपॉन ए अपॉन सॉरी इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी इज इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे, अब सुनना, क्या यहाँ से आपको एल इज इक्वल टू ए के दिख रहा है? अरे जब ये इसके बराबर होगा ना तब एम इज इक्वल टू बी के और एन इज इक्वल टू सी के। अच्छा तब तक मेरी बात ध्यान सुनना, न्यूमरेटर में जो बंदा लिखा है ना वो बंदा 1 है, पता है आपको कैसे? कैसे? क्योंकि डी आर के सॉरी डी सी के स्क्वायर का सम 1 होता है, और नीचे जो लिखा है ना, नीचे सुनना बहुत ध्यान से, वो क्या लिखा है, अंडर रूट में ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर की क्या लिख सकता हूँ, एल बाई के, तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय के स्क्वायर, नहीं आया समझ में, प्लस एम स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय के स्क्वायर। अभी ऊपर वाले को अंडर रूट में लिखा रहे हैं, कोई दिक्कत, नीचे से पूरा आपने के कॉमन ले लिया तो 1 बाय के बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस, ये 1 1 कट गए, ये 1 अपॉन के ऊपर जाएगा तो के बन जाएगा ना, यानी वापस यहीं पहुंच गए। इसका मतलब ये बराबर ये लिख सकते हैं हम लोग, आएगा समझ में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे आप ये बराबर ये लिखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ऊपर तो 1 हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले को मैं थोड़ी देर के लिए एज इट इज रख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। आपको पता है ये जाना पहचाना सा आदमी है, ये किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, याद करो, वेक्टर के जो डी आर्स होते हैं ना, डी आर के अंडर रूट का सम मैग्नीट्यूड दिखाएगा। अब देखो एल इक्वल टू ये पहुंच गए हम लोग, अरे ये इक्वल टू पूरा ये पहुंच गए ना, तो यहाँ से अगर मैं एल को इसके बराबर करता हूँ तो एल कितना जाएगा, ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जाना पहचाना आदमी है, याद है आपको, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो डी आर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगाते हैं, जैसे डिवाइड लगाते अलग कर देंगे तो एल बन जाता है। याद आया कुछ? एग्जाम्पल लूंगा अभी बाद में मैं, एम इज इक्वल टू ये बी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी अपॉन रूट ओवर, है ना। अब मैं समेशन में नहीं लिख रहा नीचे, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कंफ्यूज कर दोगे खुद को भी और मुझे भी, और सी अपॉन अंडर रूट। आपको पता है ये डी सी और डी आर में रिलेशन है, कैसे रिलेशन है कि अगर आपको किसी वेक्टर के डी आर दिए, क्या दिए, डी आर बोले तो ए बी सी, डी आर दिए, डी आर किसी भी वेक्टर के या किसी भी लाइन सेगमेंट के अगर आपको डी आर दिए हैं, सामने वाला डी सी पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डी आर का अंडर रूट निकाल लो, ये वाला वैल्यू, फिर पहले वाले डी आर को उसके रूट से डिवाइड लगाओ, एल आ जाएगा, दूसरे वाले डी आर को उसके रूट से डिवाइड लगाओ, एम आ जाएगा, तीसरे डी आर को उसके रूट से डिवाइड लगाओगे तो एन आ जाएगा। यही तो हम वेक्टर में भी करते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने एक वेक्टर लिया, ए वेक्टर इक्वल टू आई केप प्लस 2 जे केप माइनस 3 के केप, दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा इसको, वेक्टर से भी और 3D से भी। पहले वेक्टर से सॉल्व कर रहा हूँ, आपसे सामने वाला पूछ रहा है कि बताओ डी आर और डी सी क्या होंगे, डी आर एंड डी सी क्या होंगे, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले डी आर निकलते, क्या निकलते, पहले डी आर्स निकलेंगे, डी सी नहीं निकलेंगे, पहले डी आर निकलेंगे, तो डी आर क्या जाएगा, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू, कोई दिक्कत। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो 1 2 और -3। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मॉड ए वेक्टर निकालो, कितना जाएगा 3। सोचो, जानबूझ के मैंने छोटा वेक्टर लिया, अंडर रूट में 1 + 4 और सॉरी यहाँ पे 2 केप ले लो यार, 2 केप, है ना, ओके ठीक है, अब तो सही है ना, अब तो सही है 3, वो ये वाला 3 मेरे को यहाँ लिख दिया गलती से, मैं दिमाग में ये चल रहा था कब से, ठीक है। अरे बोलो, आपके पास वेक्टर पड़ा है, उसके डी आर पड़े हैं, मॉड निकालते आप, डी सी कैसे निकालोगे, एल इज इक्वल टू, बोलो 1/3, है ना, एक स्टेप कम कर दी मैंने, 3 से पूरे में डिवाइड नहीं मारा। एम इज इक्वल टू कितना, 2/3 और एन इज इक्वल टू माइनस का, कोई दिक्कत। आपको पता है ये मॉड ए जो निकाला है यही आपका कौन है, मॉड ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सोचो क्यों, क्योंकि ए बी सी आपने पहले डिफाइन कर रखे हैं, डी आर, तो डी आर से डी सी निकल गई, आएगा समझ में, 1 + 4 + 4 कितना आ जाएगा ये, अरे वेक्टर में पूछे जाए 3D में पूछे बता सकते हो, कॉपी करो तो फिर लिखो, कौन सा पॉइंट चल रहा था हमारा, 7 आया,
क्या आया 7 आएगा। अब देखो इधर 7 पॉइंट। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काम का है। देखो वो वाला तो था ही काम का कि अगर आपको डीआर पता है तो डीसीज कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा उल्टा मत करना कभी भी कि डीआर आप डीसी से निकाल रहे हो, डीसी से डीआर नहीं निकलते, डीआर से डीसी निकलते हैं, नहीं आया समझ में? ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 7, डीआरस ऑफ एक सेकेंड, डीआरस एंड डीसीज ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर समझ में आ गया ना तो बहुत इजी, बहुत इजीली आपके पूरी एक्सरसाइज नंबर 1 इसी पर बेस्ड है, इसी पॉइंट पर। ठीक है, देखो सुनना क्या लिखा है यहाँ पे कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के मेरे को डीआर और डीसीज बताने। आपको पता है 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कैसे बनता है? बाद वाला माइनस पहले वाला। याद आया? बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। आपको पता है, आपको पता ही नहीं है ये चीज़ कि जब आप वेक्टर बनाते थे ना, अच्छा वेक्टर में जो आई कैप का कोएफिशिएंट आता था, जैसे आपने x2 माइनस x1 आई कैप किया, तो जैसे x2 माइनस x1 किया था ना, वही आपका a आ चुका था। क्योंकि वेक्टर में i का कोएफिशिएंट a होता है। नहीं आया समझ में? बस वही काम यहाँ करना है। आया समझ में? तो जब आप वेक्टर बनाते थे ना, तो वेक्टर बनाते दौरान आप डीआरस भी निकाल रहे होते थे। बस वही काम करना है। ये आपके पास 2 पॉइंट है यहाँ पे, ये b पॉइंट और ये a पॉइंट x1 y1 z1 और ये x2 y2। अब मैं वेक्टर नहीं बना रहा, मैं सीधा dr लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो dr डायरेक्शन रेशियोस क्या हो जाएंगे? देखो a हो जाएगा कितना? x2 माइनस x1, b कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 और c कितना हो जाएगा? z2 माइनस z1। खत्म, ये dr निकल गए। अगर जिस दिन मैंने x2 माइनस x1 आई कैप कर दिया प्लस y2 माइनस y1 जे कैप कर दिया प्लस z2 माइनस z1 के कैप कर दिया, तो वो वेक्टर बन जाएगा मेरा। आएगा समझ में? वो वेक्टर बन जाएगा ना, कोई भी वेक्टर बनेगा। हाँ मतलब ए बी वेक्टर, बी माइनस ए कर रहे हैं ना, पोजीशन वेक्टर से डी आर निकल रहे हैं। क्लियर है? अब डीसीज कैसे निकालेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनना। डीसीज निकालने के लिए सबसे पहले ए बी की दूरी निकालो। दूरी बोले तो उसका मॉड्यूलस। अगर वेक्टर होता तो मॉड ए बी वेक्टर लिखता, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये सिंपल ए बी कोई एक लाइन है, तो लाइन की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करना। अंडर रूट में कितना? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? अगर मैं एल निकालना चाहता हूँ तो एल क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट। हाँ अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे, जगह नहीं है। समझ गया ना? ये पूरा लिखा है नीचे। ठीक है, एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन, समझ में आ रहा है? और एन इज इक्वल टू, ये क्या निकल गए? अरे ये क्या निकल गए? ये डीसीज निकल गए और वो ऊपर डीआर निकले हुए थे। खत्म। क्लियर है क्या? अब सुनना, इसके बाद एक नई चीज और आपको पढ़ाता हूं जो पहले नहीं पढ़ाई थी। ये हटा दूं इधर, बोलो। पॉइंट नंबर 8 देखो इधर, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कोलिनियर होने की कंडीशन नहीं आया समझ में? कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी जैसे कैसे देखेंगे? कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी में सुनना बहुत ध्यान से। जैसे हमारे पास, अच्छा कोलिनियर होने का मतलब, अरे क्या सेम लाइन में क्या पॉइंट? वेक्टर नहीं, पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट अगर एक से ज्यादा पॉइंट दे दिए तो वो पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? सुनना ध्यान से। जैसे हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, लेट 3 ये पॉइंट है हमारे पास, कोई दिक्कत? अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में हो गए ए बी सी, ठीक है क्या? तो ध्यान से सुनना, क्या डी आर ऑफ ए बी और डी आर ऑफ बी सी सेम होंगे? बोलो सेम होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? सोचो आप खुद ही। आपको पता है डी आर के बिहाफ पे भी आप कोलिनियरिटी बता सकते हो। नहीं आया समझ में? अच्छा कोलिनियर होने का मतलब पैरेलल भी होता है, याद आया कुछ? अरे ये देखो ना, ये आपके सपोज ये वेक्टर है, 2 वेक्टर है, दोनों वेक्टर कोलिनियर भी है पैरेलल भी है। अगर 2 वेक्टर पैरेलल है या 2 लाइन सेगमेंट पैरेलल है ना, तो उनके डी आर्स का रेशियो इक्वल होता है या फिर डी आर इक्वल होते हैं आपस में। नहीं आया समझ में? या इसको इक्वल ना बोल करके रेशियो इक्वल बोलते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ डी आर्स, रेशियो ऑफ डी आर ऑफ ए बी एंड डी आर ऑफ बी सी विल बी इक्वल इन द सेंस की विल बी इन सेम रेशियो या इन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, नहीं आया समझ में? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए कोई पॉइंट था, बी कोई पॉइंट है और सी कोई पॉइंट है। ठीक है क्या? आपने ए बी के डी आर निकाले, क्या निकाले? ए बी के जस्ट सपोज ए बी के डी आर है आपके पास 1 2
3 और BC के जो DR आए, BC के DR सुनना, BC के DR कोई भी एक नंबर 2 4 6 ले लो, कोई भी एक नंबर। अब आप देखो रेशो इक्वल करो, इसका इससे रेशो 1/2 इक्वल है क्या 2/4 के, और ये इक्वल है क्या 3/6 के। हाँ, तो रेशो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? मैं चाहूँ तो DR भी इक्वल कर सकता हूँ। कैसे सुनना, इस पूरे DR को 2 से डिवाइड लगा दो, क्योंकि हम जानते हैं DR के इन्फाइनाइटली सेट बनते हैं। वो बनते कैसे हैं? आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो पूरे DR के सेट को, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, कोई भी नंबर नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, एक्सेप्ट जीरो छोड़ के। शायद ऐसी कोई बात हुई थी हमारे पास। तो देखो अगर मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये और ये सेम बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो यहाँ पे हालांकि मैंने सेम ना बोल के प्रोपोर्शनल बोल दिया। आपके पास क्वेश्चन है इस तरह के कि चेक या ऐसा बोलेंगे प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर विद द हेल्प ऑफ DRs। क्वेश्चन है ऐसा NCERT में, तो आप ऐसे कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, DR निकाल के उनका रेशो इक्वल कर लो, खत्म। अरे खत्म, आएगा समझ में? ठीक है, कॉपी करो। और लास्ट में एक पॉइंट ये भी लिख लेना 9 कि DRs ऑफ एनी वेक्टर या बीच में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ लाइन आर इनफाइनाइटली या आर नॉट यूनिक। समझ जाओगे? इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स में कि DCs यूनिक होते हैं और DRs यूनिक नहीं होते हैं। कॉपी करो, ठीक है। देखो इधर, अब इधर देखो, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा कितना, तो यहाँ से cos अल्फा कितना प्लस माइनस 1/√3। नहीं आया समझ में? अगर cos अल्फा इतना है तो cos बीटा भी इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सेम है ना। तो इक्वल टू यहीं पे कर दूं, cos बीटा एंड cos गामा। नहीं आया समझ में? तो DCs क्या बनेंगे? इधर देखो नीचे लिख रहा हूँ, DCs विल बी, DCs बनेंगे आपकी 1/√3 1/√3 या फिर और करके -1/√3, माइनस साइन के साथ भी तो लिखेंगे, -1/√3 एंड -1/√3। एक साइन को एक बार यूज करना है, ऐसा नहीं कि इधर प्लस माइनस प्लस कुछ भी लगाते चल रहे हैं। नहीं, आप या तो प्लस लो तो पूरा प्लस के साथ सेम इक्वल हो जाएंगी सारी चीजें, और माइनस के साथ माइनस सारा इक्वल। कोई दिक्कत? कॉपी कर लो, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 करे बात। वो कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए लेट कर रहा हूँ, ठीक है। बी पॉइंट क्या दिया है -1, -2, 1, एंड सी पॉइंट क्या दिया है हमें 5, 8, 7। वो कह रहा है शो दैट दे पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है। अब हम DRDC से सॉल्व इसको कर सकते हैं। आपके पास कोई भी तरीका, उसमें ये बोला नहीं हालांकि DR से सॉल्व करके बताओ, बट मैं DR से सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने DR निकाले, किसके? DRs ऑफ AB निकाल सकता हूँ। DR ऑफ AB कौन बताएगा? तुम बताओ। DR ऑफ AB, जहान। AB के DR, AB के DR -3 -5 -3 होगा, ठीक है। और DR ऑफ BC निकाल दें? बताओ, तुम बताओ अशरफ। हाँ, क्या बोलते नहीं भाई, गले में क्या फंसा हुआ है तेरे ऐसा? तू बता अनस। 6 बहुत देर से बत्ती जलती है। वो कुछ कहना चाह रहा है। हाँ, कहाँ पे प्लस हो जाएगा? अच्छा, इसमें सारे पॉइंट इस्तेमाल हो गए ABC। अब देखो क्या इसके और इसके DR सेम है? हाँ सेम है। अरे जब इस पूरे को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, या रेशो देख लो आप, तो -3/6 इक्वल टू क्या -5/10 है? क्या इक्वल टू -3/6 है? सही है क्या? ये कितना आ रहा है? 1/2 1/2 1/2 माइनस आ रहा है, ठीक है। चलो माइनस तो तब देखो, तीन चीज़ें जब इक्वल में होती है ना, तो आप कोई भी ऑपरेशन लगा के हटा दो माइनस। इसी में देखो, इससे ये बना सकता हूँ मैं, या इससे ये बना सकता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, -1 का, तो 3 5 3 हो जाएगा। फिर हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि DRs आर इन द रेशियो, इन द सेम रेशियो, है ना। नीचे लिख देंगे सिंस DRs ऑफ, कॉपी करना शुरू कर दो, DRs ऑफ AB एंड BC आर इन इक्वल रेशियो, hence given points are कोलिनियर। आया समझ में? हालांकि उसने बोला नहीं था कि आप DR से सॉल्व करो, बट ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है आपके पास सॉल्व करने का। कोलिनियर में आप वो लेमडा वाली में बहुत कंफ्यूज होते हो,
रेशो इक्वल करने में भी बहुत कंफ्यूज होते हो आप, हालांकि ये रेशो इक्वल ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बढ़िया। पहले इस वाली साइड के डी आर निकालो, क्या निकालो, डी आर से फिर क्या आ जाएगा, डी सी आ जाएंगी, फिर इस लाइन के डी आर निकालो, फिर क्या आ जाएंगे, डी सी आ जाएंगे, फिर इस लाइन के डी आर निकालो, डी सी निकालो, खत्म। अरे इस लाइन के डी आर कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे डी आर इस लाइन के, ये माइनस वो या वो माइनस ये सेम बात है, सही क्या, ये इसमें भी ये माइनस से कर दो, ये माइनस से कर दो, सही है क्या, जैसे वेक्टर बनाते हैं वैसे डी आर बन रहे हैं। फर्क क्या है कि हम आई केप जे केप के केप को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं डी आर निकालते वक्त, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है, बढ़िया। चलो अभी आगे का पढ़ते हैं, पॉज करो, हेडिंग लिखो, ये समझ में आया टॉपिक डी आर डी सी, लिखो हेडिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल। ये स्ट्रेट लाइन 2D वाला नहीं है, कैसा है, ये स्पेस वाला है, ये स्पेस वाला है, ये ओपी की बात करेंगे हम बार बार, अब आया समझ में, ठीक है। तो सुनना बहुत ध्यान से, पॉइंट नंबर 1, हालांकि ये वेक्टर में मैंने आपको पढ़ाया नहीं, अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और प्लेन पैरेलली वेक्टर और 3D दोनों इंट्रोड्यूस करूँगा ताकि आपको दोनों चीज़ें पता रहें, नहीं आया समझ में। नहीं तो नॉर्मली टीचर क्या करता है, स्ट्रेट लाइन और प्लेन 3D में सॉरी वेक्टर में पढ़ा के आ चुका होता है, वेक्टर इक्वेशन वहाँ पढ़ा देता है, यहाँ आता है 3D में पढ़ाता है ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं वो याद रखूँ कि ये याद रखूँ, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको दोनों ही याद रखना है, नहीं आया समझ में। पहले वेक्टर याद रखेंगे, उससे 3D आ जाएगा, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 1 लिखें, पॉइंट नंबर 1 में वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन को मैं लाइन भी बोलूँगा, ठीक है, एक ही बात है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ए वेक्टर, बोर्ड पे लिखा है मैंने, अ फिक्स्ड पॉइंट ए वेक्टर एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी वेक्टर एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। देखो इधर एक लाइन है जो किसी फिक्स पॉइंट ए ऑफ ए वेक्टर से पास हो रही है, कोई दिक्कत, ए ऑफ ए वेक्टर यानी कि ये पॉइंट ए है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है जिसका नाम क्या है, बी वेक्टर है। इस लाइन की इक्वेशन लिखना है मेरे को जो इसके पैरेलल है, आया समझ में। ये वेक्टर आपको डिफाइन होगा, ये वेक्टर आपको वो देगा, डिफाइन करके देगा, ये पॉइंट भी आपको देगा, ये कौन है, फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट कौन है, फिक्स पॉइंट है, दिस इज फिक्स पॉइंट, कोई दिक्कत। अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं इस स्ट्रेट लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, वेरिएबल पॉइंट आर ऑफ आर वेक्टर, कोई दिक्कत। आपको पता है ये आर ऑफ आर वेक्टर कौन है, ये आर ऑफ आर वेक्टर है एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, आप लिख लेना इस बात को, दिस इज वेरिएबल पॉइंट या वेरिएबल वेक्टर, एक ही बात है, उसी पॉइंट का वेक्टर बनाया हुआ है हमने, बोलो पॉइंट लिख लो, इसको लिख लो अपनी कॉपी में डेंजर जोन में जाकर के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। जब भी आपसे कोई आर वेक्टर बोलेगा तो आर वेक्टर समझ जाना कि एक्स आई केप प्लस वाई जे केप, दिस इज जे केप प्लस जेड के केप, ये कौन है आर वेक्टर पता है, ये पी पॉइंट था आपका जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन है, ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, नहीं आया समझ में, ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, आया समझ में, है ना, एक्स माइनस जीरो आई केप प्लस वाई माइनस जीरो जे केप प्लस जेड माइनस जीरो के केप, वही आर वेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आर वेक्टर क्या है, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट का वेक्टर है, वेरिएबल पॉइंट समझते हो, ये पॉइंट कहीं भी मूव कर सकता है अपनी मर्जी से, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अननोन है एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, क्या आप इस पूरे डायग्राम से एक बात मुझे ये बता सकते हो कि ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अरे ये इसके पैरेलल है ना, जब ये स्ट्रेट लाइन आपके इसके पैरेलल है तो ये ए आर वेक्टर भी तो इसके पैरेलल होगा, अगर ये वेक्टर इसके पैरेलल है इट इम्प्लाइज ए आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर,
दो वेक्टर का पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं, तो ये कंडीशन याद है हमें। अच्छा एक मिनट, ए आर वेक्टर को मैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकता हूँ क्या? पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, आर का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, ठीक है क्या? तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ द वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखा है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा। आपको पता है ये ए वेक्टर कौन है? हियर ए वेक्टर इक्वल टू फिक्स पॉइंट हियर या वेयर, एक ही बात है। और बी वेक्टर कौन है? लाइन पैरेलल टू बी वेक्टर, नहीं यहाँ समझ, लाइन पैरेलल टू बी वेक्टर, अरे ये लाइन पैरेलल टू दिस वेक्टर, अरे लाइन पैरेलल टू वेक्टर या अरे ऐसे लिखो ना, वेक्टर पैरेलल टू लाइन, एक ही बात है ना? अब मेरी बात सुनना, फॉर एग्जाम्पल आर वेक्टर इज इक्वल टू आई केप प्लस 2 केप माइनस 3 केप प्लस, अच्छा यहाँ पे एक और बात बता दो, लेमडा कौन है? लेमडा कोई भी कांस्टेंट है, लेमडा क्या है? बिलोंग्स टू -0, नहीं आया समझ में? अगर ये आर -0 नहीं करेंगे तो निपट जाएगा बी वेक्टर अकेला, सही है ना? फिर ए वेक्टर ही रह जाएगा। अच्छा तो लेमडा टाइम्स ऑफ कोई भी वेक्टर ले 3i माइनस 2j प्लस 5k, ठीक है? आपको पता है दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, इस तरह की इक्वेशन आपको इसमें एनसीईआरटी में मिलेगी। आर वेक्टर इक्वल टू दिस प्लस लेमडा दिस, ये दो वेक्टर हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन दोनों वेक्टर में फिक्स पॉइंट कौन है? ये फिक्स पॉइंट है या फिक्स वेक्टर है, फिक्स पॉइंट वाला वेक्टर है, ठीक है? और ये कौन है? ये वो वेक्टर है जिसके लाइन पैरेलल है, ठीक है? आपको पता है ये बी वेक्टर जो है ना, वेक्टर पैरेलल टू लाइन, ये बी वेक्टर इस लाइन के डी आर को दिखाता है, क्या दिखाता है? ठीक है, तो कहाँ लिखूँ? इधर लिख दूँ साइड में, इसी के नीचे साइड में सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। हियर बी वेक्टर डिनोट्स द डी आर समझते हो? डी आर बोले तो ए कॉमा बी कॉमा सी, डी आर्स ऑफ लाइन, नहीं आया समझ में? बोलो, 5 स्टार लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, सही है? ठीक है ना? तो अगर मैं इस लाइन में पूछता हूँ कि फिक्स पॉइंट क्या है, बताओ? आई के प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है? लेकिन अब हम 3D में पढ़ रहे हैं तो फिक्स पॉइंट क्या होगा हमारे लिए? 1 2 -6, कोई दिक्कत? और करके लिखा। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डी आर ऑफ द लाइन, डी आर्स ऑफ द लाइन क्या हो जाएंगे? 3i माइनस 2j प्लस 5k और 3 माइनस 2 एंड 5, कोई दिक्कत इसमें? अरे बच्चे जैसी बात कर रहा हूँ मैं, ये लाइन डिफाइन हो गई, ये बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है, आपको सिंपल ये रिजल्ट याद रखना है। इस रिजल्ट में आर वेक्टर कौन है? कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, अननोन होता है ये हमारे लिए। ए वेक्टर कौन है? फिक्स पॉइंट। लेमडा कोई भी एक नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नहीं दिया रहेगा, और सिर्फ लेमडा ही रहता है हमेशा उसमें, लेमडा म्यू टी एस वाटेवर, वो जो भी अपना एक वेरिएबल दे देगा, मतलब कोई भी कांस्टेंट लगा देगा। बी वेक्टर कौन है? वेक्टर पैरेलल टू लाइन, जो लाइन के डी आर को दिखाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये अब भूल जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं इसका, भूल जाओ इन द सेंस कि पता तो होना चाहिए बट नहीं, अब इंपॉर्टेंस खत्म हो गई इसकी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बी वेक्टर क्या है? इस लाइन के डी आर को डिनोट करता है, कोई दिक्कत नहीं? ये इतना समझ में आया? ठीक है, अब सुनना, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या लिखा हमने? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसी के अंदर 3D इक्वेशन ऑफ लाइन, 3D इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं अब, ठीक है ना? अब सुनना बहुत ध्यान से। कहाँ से? यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, सुनना बहुत ध्यान से। आपको पता है आर वेक्टर कौन है? आर वेक्टर बोले तो x, y, z, सही है क्या? अब मैं बिल्कुल पॉइंट लिख रहा हूँ, आई जे के बिल्कुल हटा रहा हूँ, ये पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ से उठा के। इक्वल टू ए वेक्टर कौन है? ए वेक्टर को थोड़ी देर के लिए वहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए x1, y1, z1 मान लूँ क्या? कोई दिक्कत? अच्छा, बी वेक्टर को थोड़ी देर के लिए मैं a, b, c मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? a b c कौन है? लाइन के डी आर है। अच्छा, जब डी आर बोल ही चुके हैं तो ए बी सी बोलने में क्या शर्म आ रही है अब, सही है क्या? तो इक्वल टू ये हो जाएगा x1, y1, z1।
प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी सी। कोई दिक्कत इसमें नहीं? अब बहुत ध्यान से सुनना, एक्स वाई जेड एज इट इज, अभी भूलना नहीं ये एक्स आई के वाई जे के जेड के भी लिखा है, नहीं यहाँ समझ में, ठीक है। इक्वल टू x1 प्लस लेमडा, नहीं सॉरी एक सेकेंड, कोई बात नहीं, एक सेकेंड, मैं इसको आई जे के में ही लिख रहा हूँ, आप नहीं समझ पाओगे, लिखूँ आई जे के में वापस। सुनना, आर वेक्टर कौन था? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इक्वल टू, ये ए वेक्टर क्या बन जाएगा अब? x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ए आई के, सही है क्या? बी जे के प्लस सी के, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के एज इट इज इक्वल टू, देखना इसमें और इसमें मैं लेमडा अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेमडा मल्टीप्लाई करके क्या लिख रहा हूँ? x1 प्लस ए लेमडा आई के बाहर कर दिया। अब समझ में आ रहा है? पहले नहीं आता समझ में, ठीक है। प्लस y1 प्लस लेमडा बी जे के प्लस z1 प्लस लेमडा सी के, कोई दिक्कत इसमें? क्या किया? इसको पूरा मल्टीप्लाई किया, आई केप और आई केप को आई बाहर ले लिया, अंदर जो बचा है वो अंदर लिखा है, कोई दिक्कत? अब देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में कैसे इक्वल है, तो कोएफिशिएंट बराबर करो। आई का कोएफिशिएंट इक्वल टू, देखो इधर x इक्वल टू कितना? x1 प्लस ए लेमडा, सिमिलरली y इज इक्वल टू कितना? y1 प्लस बी लेमडा, सिमिलरली z इज इक्वल टू कितना? कोई दिक्कत? क्या यहाँ से मैं लेमडा निकाल सकता हूँ? लेमडा आएगा यहाँ से, सुनना बहुत ध्यान से, x माइनस x1 अपॉन ए, यहाँ से लेमडा y माइनस y1 अपॉन बी, और यहाँ से लेमडा z माइनस z1। आपको पता है लेमडा इसके भी बराबर है, लेमडा उसके भी बराबर है, और लेमडा तीसरे वाले के भी बराबर है, तो क्या तीनों आपस में इक्वल हुए? इट इम्प्लाइज x माइनस x1 अपॉन ए is equals to y minus y1 upon b equals to z minus z। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। कोई दिक्कत? याद रहेगा? ठीक है ना? सुनना आप ध्यान से, x कौन है, y कौन है, z कौन है? वेरिएबल पॉइंट है वो वाला, x1 y1 z1 फिक्स पॉइंट है आपका, ये वाला, ये गिवन रहेगा आपको। और a b c कौन है? dr ऑफ द लाइन, dr ऑफ द लाइन, आया समझ में? और इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि तीन चीजें बराबर है ना, सिमेट्रिसिटी दिख रही है आपको, जस्ट फील करो। हालांकि आपको सिमेट्रिक फॉर्म और अनसिमेट्रिक फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में सिर्फ सिमेट्रिक फॉर्म है, नहीं तो जब सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक की बात आती है ना, तो कई बार क्या होता है जेई में अनसिमेट्रिक फॉर्म से सिमेट्रिक बनाना पड़ता है, देन आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। कोई दिक्कत इसमें, वो सिलेबस में नहीं है, टेंशन ना लो, हो गया है। अब मेरी बात सुनो, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ इधर, ये कॉपी करना बाकी है ना पूरा आपको अभी, है ना? इसको काटा मैंने, इसको समझ जाना, वापस आपको लिखना है ना कॉपी में। तो अब एक एग्जाम्पल से मुझे श्योर कर दो, जैसे मैंने x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन 5 इक्वल टू जेड प्लस 6 अपॉन -1 दे दिया, तो आपको इसमें से सिर्फ दो चीजें ढूंढ के निकालनी है कि लाइन का वो पॉइंट बताओ जिससे लाइन पास हो रही है, और लाइन के dr बता दो, ठीक है? चलो तुम बताओ dr क्या होंगे इसके, इस लाइन के dr, इस लाइन के dr वहां से कंपेयर करके बताओ। 3 5 -1, सही बोल रहा है? बढ़िया। अब इसका वो पॉइंट बताओ तुम इफाम, जिससे लाइन पास हो रही है। 1 -2 -6। बहुत अच्छे, 1 -2 -6, बहुत अच्छे। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का आना चाहिए था, उसको लाया हम, कैसे लेके आए हम लोग? यहाँ पे तो था ही, तो 1 को बुला लो चुपचाप, यहाँ पे नहीं था तो माइनस और -2 करना पड़ा मेरे को मन में, आया समझ में? ये करना पड़ेगा आपको, लाइन की इक्वेशन दे करके पॉइंट और dr निकलवाएगा आपसे, वो नहीं आया समझ में? पॉइंट और dr देके लाइन की इक्वेशन बनवाएगा, दोनों चीजें। तीसरी चीज, आपको वेक्टर इक्वेशन देकर के कार्टेशन, इसको कार्टेशन फॉर्म भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशन फॉर्म ऑफ द लाइन। कार्टेशन का मतलब जिसमें x y z होते हैं, वेक्टर मतलब जिसमें i j k वेक्टर इक्वेशन देके ये निकलवाएगा, ये देके ये निकलवाएगा, नहीं आया समझ में? 4 क्वेश्चन बता दिया ना मैंने आपको, ठीक है? अभी करते हैं सारे क्वेश्चन को कॉपी करो, लेकिन ये तो पहला पॉइंट है। ये पहला पॉइंट क्या है? एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी थी जो एक पॉइंट से पास हो रही है और एक पॉइंट के, एक वेक्टर के पैरेलल है। अब वो पूछेगा 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ, तो वो आगे आएगा अब धीरे धीरे, पहले इसको कॉपी कर लो।